सो पीपल वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग फाइन एंड ग्रेट एंड आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चालू है, कॉन्फिडेंस के साथ, मोटिवेशन के साथ एंड विद कंसिस्टेंसी। सो बेटा मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एलएलबी एक्ट का रिवीजन वीडियो लेके। ये रिवीजन वीडियो में अपन हर एक चीज को कवर करने वाले हैं, मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। आपके पास एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्सेंट्रेशन से लेक्चर को देखो, लास्ट तक देखो। एक चीज की श्योरिटी तो है कि इस लेक्चर को देखने के बाद ना आपको सारे कंसेप्ट पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को रिवाइज करना है। अगर आपको कंसेप्ट पता है, आपको कीवर्ड्स पता है, फिर आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस जम जाएंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना, आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो पीपल विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो बिकॉज़ आई नो कि आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो एलएलबी एक्ट 2008, इसके पहले ना, एक्ट आने के पहले ना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता था कि यार क्या अपन ने कंपनीज ओपन करना चाहिए क्या, क्योंकि कंपनी का फायदा क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि बहुत सारे कंप्लायंसेस रहते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए आरओसी के पास जाना पड़ता, रिटर्न फाइल करना पड़ता, फीस का पेमेंट करना पड़ता, तो बहुत झंझट रहती। पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करना चाहिए क्या, तो लोग सोचते थे पार्टनरशिप फॉर्म ओपन करेंगे तो यार अनलिमिटेड लायबिलिटी आ जाएगी। एक फायदा है कि अग्रीमेंट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से बिजनेस को चला सकते हैं, बार बार अपने को कोई आरओसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में ये दिक्कत है कि इसमें ना अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती, बहुत बड़ा रिस्क है। तो लोगों को कंफ्यूजन रहता था कि अपन ने ओपन क्या करना चाहिए। फिर बाद में कंसेप्ट आया, दैट इज एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बेसिकली कंसेप्ट क्या है, बिजनेस फॉर्म क्या है, पता है ये क्या करता है, इसकी सारी अच्छी बातें लेता है कंपनीज की, और पार्टनरशिप फॉर्म की सारी अच्छी बातें लेता है, और एलएलपी बन गई। मतलब इसके अच्छे फीचर्स ले लिया, अच्छे वाले फीचर्स ले लिया, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी ले लिया, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला फीचर ले लिया, और इसके वाले अच्छे फीचर ले लिए, जैसे कि अग्रीमेंट वाला फीचर ले लिया, और बन गया एलएलपी। तो एलएलपी बेसिकली क्या है, एलएलपी बेसिकली है कंपनीज के अच्छे वाले फीचर और पार्टनरशिप फर्म के अच्छे वाले फीचर, और बन गई अपनी एलएलपी, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। अभी देखो फर्स्ट पैरा में क्या दिया है, ठीक है, पहले इसको समझो। देखो कोई भी एक्ट बनता कैसे है, कोई भी एक्ट बनता कैसे है, सबसे पहले बिल को पास करना पड़ता है बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में। सबसे पहले पार्लियामेंट में बिल को पास करना पड़ता है, उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट लेनी पड़ती है, मतलब उनकी कंसेंट लेनी पड़ती है, उसके बाद उसको ऑफिशियल गैजेट में अनाउंस किया जाता है, फिर लोगों पे एप्लीकेबल हो जाता है। ये एक्ट को पास किया गया था पार्लियामेंट में ऑन 12 दिसंबर 2008। उसके बाद प्रेसिडेंट ने इसको कंसेंट दिया था 7 जनवरी 2009। उसके बाद इसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, फिर लोगों पे लागू हो गया था। ठीक है, ये अपने लिए कुछ काम की बात नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इज एलएलपी एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी बात है, इससे कोई बच नहीं सकता, होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद इसमें कितने सेक्शंस है, 81 सेक्शंस है। देखो छोटा सा एक्ट है, सिर्फ 81 सेक्शंस है एज कंपेयर टू अदर वाले एक्ट। एंड इसमें 4 शेड्यूल्स है। व्हाट आर शेड्यूल्स, शेड्यूल्स रहते हैं एक्ट के एकदम लास्ट में। जो बहुत बड़ी प्रोसीजर रहती ना, शेड्यूल्स में डाल देते, जो फॉर्मेट्स रहते ना बहुत बड़े बड़े, शेड्यूल्स में डाल देते। तो ये एक्ट का ही पार्ट रहता, बट लास्ट में रहता, इसमें डिटेल वाली प्रोसीजर रहती, फॉर्मेट्स रहते हैं। तो उसी तरीके से एलएलपी में 4 शेड्यूल्स है, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो व्हाट बेसिकली दिस शेड्यूल्स आर। फर्स्ट शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, फर्स्ट शेड्यूल में दिया है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है। पार्टनर के पास राइट है क्या, रेम्युनरेशन लेने का, सैलरी लेने का, पार्टनर कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, पार्टनर की ड्यूटी क्या है, ये सारी चीजें दी है फर्स्ट वाले शेड्यूल में। अभी मेरी बात ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे ना एलएलपी को अग्रीमेंट बनाना पड़ता है, एक फॉर्मल अग्रीमेंट बनाना पड़ता है। उस अग्रीमेंट में बता सकते हैं कि हमारे राइट्स क्या है, हमारे ड्यूटीज है क्या है। अपना लॉ बोलता है अगर तुमने अपने अग्रीमेंट में बता दिया कि तुम्हारे राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, तो उसको फॉलो करो। अगर तुमने अग्रीमेंट में कुछ नहीं बताया, तुमने अग्रीमेंट नहीं बनाई, फिर हम क्या करेंगे ना, हम तुम पे ना फर्स्ट शेड्यूल एप्लीकेबल कर देंगे। यहाँ पे सेम चीज दी है, with mutual rights and duties of the partners as well as limited liability partnership and partners where in the absence of formal agreement with respect to them। मतलब अगर तुमने अग्रीमेंट नहीं बनाया, अग्रीमेंट में हर चीज नहीं बताई, तो हम क्या करेंगे, तुम पे फर्स्ट शेड्यूल एप्लीकेबल कर देंगे। फर्स्ट शेड्यूल में ऑलरेडी डिफॉल्ट वाले राइट्स दिए हैं, डिफॉल्ट वाले लायबिलिटीज दिए हैं, अपने को एक चीज की क्लैरिटी मिल गई। अगर यहाँ पे एलएलपी अग्रीमेंट नहीं बनाती है तो उन पे फर्स्ट शेड्यूल एप्लीकेबल हो जाएगा, अगर अग्रीमेंट बनाती है तो उन पे अग्रीमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड शेड्यूल। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म को कन्वर्ट करना है एलएलपी में तो उसकी प्रोसीजर क्या है, ये दिया है सेकंड वाले शेड्यूल में। मैंने तुमको पहले बताया था शेड्यूल में क्या रहता है, प्रोसीजर रहती है। थर्ड शेड्यूल में क्या बताया, थर्ड शेड्यूल में बताया है अगर कोई प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो उसकी प्रोसीजर क्या है, प्राइवेट कंपनी। एंड फोर्थ वन इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड मतलब ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, अगर उसको कन्वर्ट होना है एलएलपी में हो सकती है, उसकी प्रोसीजर दी है फोर्थ वाले शेड्यूल में। तो मुझे बताओ बच्चों, फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया है, फोर्थ शेड्यूल में
म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। सेकंड शेड्यूल में अगर कोई फर्म को कन्वर्ट होना है एलएलपी में उसकी प्रोसीजर क्या है। थर्ड वाले शेड्यूल में प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट होना है एलएलपी में उसकी प्रोसीजर क्या है। फोर्थ वाले शेड्यूल में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर कन्वर्ट होना है एलएलपी में उसकी प्रोसीजर क्या है। ये दी है सारी बातें। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और एक चीज दिया, देखो ये एक्ट 2008 में बना था लेकिन इसमें अमेंडमेंट आया था 13 अगस्त 2021 में। अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, यहाँ पे अमेंडमेंट आया था। मैम अमेंडमेंट में क्या हुआ था बेटा, कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जैसे कि स्मॉल एलएलपी वाला कंसेप्ट आया था यहाँ पे 13 अगस्त 2021 में अमेंड किया गया था। अपने लिए भी कुछ काम की बातें है नहीं, ठीक है, अपने को यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोई डेट वगैरह नहीं पूछती है। नेक्स्ट इज पीपल, देखो जो अपन ने स्टार्टिंग में बात किया था ना कि एलएलपी होती क्या है, इसके अच्छे वाले फीचर, इसके अच्छे वाले फीचर, सेम चीज यहाँ पे दी है। एलएलपी कंटेन्स एलिमेंट ऑफ बोथ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मतलब कंपनी के अच्छे वाले फीचर एंड पार्टनरशिप फर्म के अच्छे वाले फीचर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड बोला जाता है। मतलब मिक्स है ये दोनों का, किसका, पार्टनरशिप फर्म का और कंपनी का, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाइब्रिड बोला जाता है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज एलएलपी इज अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। अभी ये क्या कंसेप्ट है, अल्टरनेटिव मतलब दूसरा ऑप्शन। ये क्या बोलता है पता है, कॉर्पोरेट बिजनेस क्या रहता है, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी, ये यहाँ पे बात कर रहा है कि देखो अगर तुमको कंपनी नहीं ओपन करना है ना, लेकिन अगर तुमको सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का अगर फीचर चाहिए ना, तो एलएलपी क्या है, अल्टरनेटिव है। मतलब तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है। क्या है तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है, अगर तुमको लिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, तुमको सेपरेट लीगल एंटिटी चाहिए, अगर तुमको सारे फीचर चाहिए ना, तो तुमको कंपनी ओपन करने की जरूरत नहीं है। अभी ये क्या है, एलएलपी क्या है, इसका अल्टरनेटिव है, मतलब दूसरा ऑप्शन है। तो अभी क्या बताया गया है, बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट। मैंने तुमको पहले बताया था कंपनी ओपन करने में ना बहुत कॉस्ट लगती है, बार बार आरओसी के पास जाना पड़ता है, फीस का पेमेंट करना पड़ता है, रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं, हर चीज को पैसे लगते हैं। लेकिन एलएलपी को क्या है, यहाँ पे एलएलपी को लिमिटेड लायबिलिटी वाला फीचर भी मिल गया और लो कॉस्ट में मिल गया, और इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब अग्रीमेंट बना के अपने हिसाब से म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज भी पूरा डिसाइड कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। देखो कितना फायदा है, मतलब पार्टनरशिप के अच्छे फीचर ले लिया, इंटरनल स्ट्रक्चर वाले, अग्रीमेंट वाले, और यहाँ पे कंपनी का फीचर ले लिया, लिमिटेड लायबिलिटी वाला, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला, और बन गया एलएलपी। तो एलएलपी क्या है भाई, एलएलपी तो बहुत ही फायदेमंद चीज है सारे बिजनेसेस के लिए, सारे बिजनेसेस लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको ध्यान से समझना। बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है, इसमें ना चार चीजें दी है। कितनी चीजें, चार चीजें, सुनना। फर्स्ट इज कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब इंडिया वाली कंपनी, जो भी कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो अपने सिलेबस में है ना कंपनीज एक्ट 2013, अगर उसके अंदर कोई कंपनी रजिस्टर है तो उसको अपन बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। एग्जांपल बेटा रिलायंस क्या है, आज कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो ये बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएंगी। सेकंड इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब जो भी एलएलपी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जाएंगी उसको भी अपन क्या मानते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं। उसके बाद एलएलपी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब ऐसी एलएलपी जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है। एग्जांपल यूएसए में एक एलएलपी है दैट इज जॉन एलएलपी, इसका मतलब ये भी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। उसके बाद लास्ट वन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब ऐसी कंपनी जो आउटसाइड रजिस्टर्ड है इंडिया के। एग्जांपल गूगल, आज गूगल कहां पे रजिस्टर्ड है, यूएसए में रजिस्टर्ड है। तो ये सारी क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट। तो मुझे बताओ बच्चों बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। मैम सिंपल सी भाषा में बताना आपको, देखो सबसे पहले बात तो ऐसी कंपनी जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसी कंपनी जो आउटसाइड रजिस्टर्ड है दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसी एलएलपी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, ऐसी एलएलपी जो आउटसाइड रजिस्टर्ड है दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। चार चीजें हैं, कंपनी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया, कंपनी इन इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया, दैट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन हम किसको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते, कॉर्पोरेट सोल। अभी देखो यार सबसे पहली बात तो कॉर्पोरेट सोल जैसा कंसेप्ट इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये फॉरेन का कंसेप्ट है दैट इज कॉर्पोरेट सोल। उन्होंने क्या किया था, अपने एक्ट में एक्सक्लूड किया था तो अपन ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। आज इंडिया में कॉर्पोरेट सोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये फॉरेन का कंसेप्ट है। बेसिकली व्हाट इज कॉर्पोरेट सोल, फॉरेन में क्या माना जाता है इसको, सोल मतलब एक व्यक्ति, अगर एक पर्सन कोई ऑफिस में पोजीशन होल्ड करता है, वो रिलीजियस ऑफिस हो सकता है, गवर्नमेंट का ऑफिस हो सकता है, उसको कॉर्पोरेट सोल माना जाता है। ये कोई बिजनेस नहीं रहता, वो बिजनेस नहीं रहता, इसलिए फॉरेन के लोगों ने वहां पे एक्सक्लूड किया था, अपन ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तुमको और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना समझो कि कॉर्पोरेट सोल इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। नेक्स्ट इज पीपल कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इज आल्सो नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉज इसके लिए अलग से एक एक्ट बनाया गया है। उसके बाद एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट मत मानो तो अपन नहीं मानेंगे। यार सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, बॉस इंडिया की, क्या है, बॉस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया इसको बॉडी कॉर्पोरेट मत मानो तो अपन नहीं मानेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी, अपने को उनके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आगे बोला गया है नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट मत मानो, लेकिन इंडिया की कंपनी को नहीं बोल सकती और इंडिया की एलएलपी को नहीं बोल सकती। इसका मतलब मैम बेटा, इसका मतलब वो बाहर की कंपनी को बोल सकती है और बाहर की एलएलपी को बोल सकती है। इसका मतलब सिंपल सी भाषा में, अगर
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया कि बाहर के एलएलपी को ना बॉडी कॉर्पोरेट मत मानो, तो अपन नहीं मानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई किया कि बाहर की कंपनी को ना बॉडी कॉर्पोरेट मत मानो, तो अपन नहीं मानेंगे। वो बाहर की कंपनी और बाहर के एलएलपी को बोल सकते हैं इसको बॉडी कॉर्पोरेट मत मानो, इंडिया वाले को नहीं बोल सकते, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? मतलब इंडिया की कंपनी, बाहर की कंपनी, इंडिया के एलएलपी, बाहर के एलएलपी, लेकिन इसमें कॉर्पोरेट सोल नहीं आएगा, इसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नहीं आएगा। और एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया इसको बॉडी कॉर्पोरेट मत मानो, तो अपन नहीं मानेंगे भाई, अपने को उनकी बात मानना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस मींस ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन। व्हाट इज ट्रेड? माल खरीदना और बेचना, दैट इज अ ट्रेड। व्हाट इज प्रोफेशन? सीए की डिग्री क्या है? प्रोफेशन है, डिग्री लेनी पड़ती है उसके लिए, इसको बोलते हैं प्रोफेशन। जैसे कि सीए, सीएमए, सीएस, ये सारे क्या है? प्रोफेशन है। उसके बाद सर्विस, जैसे कि बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग इज अ सर्विस, दैट इज अ बिजनेस। उसके बाद ऑक्यूपेशन, मतलब कोई भी ऐसा काम करना जिससे तुम्हारी इनकम हो रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन आज उसके पास कोई प्रोफेशन, दैट इज नॉट अ प्रोफेशन, वो कोई डिग्री नहीं लेता है। सो इलेक्ट्रिशियन इज वन काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, वी कैन से, ओके। नेक्स्ट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनर होता है एलएलपी में, अपन आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास रिस्पांसिबिलिटी है सारे लीगल मैटर्स को देखना, मतलब रिटर्न फाइल करना, एनुअल रिटर्न फाइल करना, बार बार आरओसी के पास जाना, हर चीज को इंक्वायरी करना, सारे लॉ रिलेटेड जो मैटर्स रहते हैं, कानून के रिलेटेड जो मैटर्स रहते हैं ना, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स देखता है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी रहती है। और एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना ही पड़ता है, अपॉइंट ही करना पड़ता है। अपन आगे समझने वाले, आगे दिया उसके बारे में। नेक्स्ट इज एंटिटी। नेक्स्ट इज एंटिटी। इस एक्ट के लिए जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है उसको अपन एंटिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? एंटिटी मानते हैं। ये रही ना यार बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब ये चारों को क्या मानेंगे? ये चारों को अपन एंटिटी मानेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ सेक्शंस के लिए पार्टनरशिप फर्म को भी एंटिटी माना जाता है। कौन सारे सेक्शन के लिए? 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53। ये वाले सेक्शन तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, तुमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल सी भाषा में समझो। ये सेक्शन में क्या दिया है? ट्रिब्यूनल को ऑर्डर के बारे में दिया है, वाइंड अप की प्रोसीजर दी है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट के बारे में दिया है। एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल देती हूँ। अभी यहाँ पे क्या दिया है? वाइंड अप की प्रोसीजर। अभी ना देखो एलएलपी बंद हो रही है, पूरी तरीके से बंद हो रही है, तो हो सकता है ना एलएलपी ने कोई ट्रांजेक्शन किया होगा पार्टनरशिप फर्म के साथ। अब उस ट्रांजेक्शन को समझने के लिए, देखने के लिए यार पार्टनरशिप फर्म को एंटिटी तो मानना पड़ेगा ना। इसलिए कुछ कुछ सेक्शन के लिए अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो अपन एक पार्टनरशिप फर्म को भी अपन एंटिटी मान सकते हैं कुछ सेक्शन के लिए, नहीं तो एंटिटी इस एक्ट में क्या है? सारे बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। और बच्चों बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आता है? मैम बॉडी कॉर्पोरेट में सिर्फ कंपनीज आती है और एलएलपी आती है, इसमें पार्टनरशिप फर्म नहीं आती, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं आती, इसमें कॉर्पोरेटिव सोसाइटी नहीं आती, इसमें कॉर्पोरेट सोल नहीं आता। अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज पीपल फाइनेंशियल ईयर। देखो फाइनेंशियल ईयर क्या रहता है? जनरली रहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये रहता है फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे सेम चीज दी है 1 अप्रैल ऑफ द ईयर टू 31 मार्च। अभी ना ध्यान से समझना, इसमें कुछ थोड़ा सा अलग है। देखो एक एग्जांपल देती हूँ। अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है 1 जुलाई 2025 में, 1 जुलाई 2025 में, तो इसका ईयर एंड क्या रहेगा? मैम बहुत सिंपल है ना, 31 मार्च 2026, ठीक है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2026 में इसका एंड ईयर रहेगा, बहुत अच्छी बात है। आगे बोला गया है अगर कोई एलएलपी रजिस्टर्ड हो रही है 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर के बाद, तो उसका जो ईयर एंडिंग रहेगा वो आने वाला 31 मार्च नहीं रहेगा, उसके बाद वाला 31 मार्च रहेगा। एग्जांपल समझना, अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 नवंबर को, 1 नवंबर को मतलब ये 30 सितंबर के बाद हो रही है। अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 नवंबर 2025 को, तो इसका ईयर एंड 31 मार्च 2026 नहीं रहेगा, क्या रहेगा? 31 मार्च 2027 रहेगा। मतलब आने वाला 31 मार्च नहीं रहेगा, उसके आगे वाला 31 मार्च रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा अगर कोई एलएलपी बन रही है 30 सितंबर के बाद, मतलब 6 महीने से कम टाइम रह गया यार, वो एलएलपी 6 महीने भी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो अपन उसको ईयर एंड नहीं मानेंगे, अगले वाले ईयर एंड को ईयर एंड मानेंगे, ठीक है। ऐसा लॉजिक समझो। जो एलएलपी बन रही है 30 सितंबर के बाद, मतलब यार 6 महीने भी नहीं रहे उसको, अभी साल खत्म होने में 6 महीने भी नहीं रहे, इसलिए अपन क्या करेंगे? 1 साल आगे ले लेंगे, ऐसे समझ के चलो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और तुमको क्लैरिटी मिल गई। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया अगर कोई एलएलपी 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हो रही है तो आने वाला 31 मार्च उसका ईयर एंड नहीं रहेगा, उसके आगे वाला 31 मार्च उसका ईयर एंड रहेगा। तो एग्जांपल के लिए क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको याद रहेगा मैं क्या बोल रही हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको याद रहेगा मैं क्या बोल रही हूँ। देखो यहाँ पे दिया है आफ्टर 30 सितंबर, तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज पीपल व्हाट इज फॉरेन एलएलपी। जैसे अपन ने पढ़ा था फॉरेन वाली कंपनी पढ़ा था, वैसे ही फॉरेन एलएलपी है। अपन ने फॉरेन कंपनी में क्या पढ़ा था? ऐसी कंपनी जो बाहर रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, लेकिन जिसका प्लेस ऑफ ऑफिस क्या है? इंडिया में है, दैट इज फॉरेन एलएलपी। ऐसी एलएलपी जो बाहर रजिस्टर्ड है लेकिन उसका ऑफिस इंडिया में है, उसको बोलते हैं फॉरेन एलएलपी। एग्जांपल जॉन एलएलपी, ठीक है। एक एलएलपी है जो यूएसए में रजिस्टर्ड है, बहुत अच्छी बात है। उसने क्या किया? अपना बिजनेस इंडिया में भी ओपन किया। उस एलएलपी ने क्या किया? अपना बिजनेस इंडिया में भी ओपन किया। इसका मतलब ये बन जाएंगी फॉरेन एलएलपी।
मतलब ऐसी एलएलपी जो भी यूएसए में रजिस्टर्ड है लेकिन उसने क्या किया, अपना बिजनेस इंडिया में भी ओपन किया, इसको बोलते हैं अपन फॉरेन एलएलपी। सो इट मींस एलएलपी फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट एस्टैब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। अगर उसने इंडिया में अपना ऑफिस ओपन कर दिया बहुत अच्छी बात है, उसको अपन फॉरेन एलएलपी मान लेंगे। नेक्स्ट इज एलएलपी। यार इस एक्ट के अंदर जो भी एलएलपी रजिस्टर्ड हो जाएगी दैट इज एलएलपी। उसके बाद एलएलपी अग्रीमेंट दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अग्रीमेंट। देखो यहाँ पे बोला गया है जैसे पार्टनरशिप फॉर्म में कैसे अग्रीमेंट होती थी उसी तरीके से एलएलपी भी अग्रीमेंट बनाता है। अग्रीमेंट में क्या बताता है, सारे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है। क्या रहेंगे राइट्स, जैसे सैलरी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, हर एक चीज डिटेल में रहेगी। अपना लॉ बोलता है कि अग्रीमेंट को बनाओ और सारे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को अच्छे से बताओ। देखो which determines the mutual rights and duties of the partners, which determines the mutual rights and duties of the partners। मैम अगर एलएलपी ने अग्रीमेंट नहीं बनाया तो क्या होगा, बेटा अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था अगर एलएलपी अग्रीमेंट नहीं बनाती तो पता है क्या होगा, उसपे ना डिफॉल्ट तरीके से फर्स्ट शेड्यूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट शेड्यूल में क्या रहता है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रही है। तो समझना, अग्रीमेंट बना रहे हो बहुत अच्छी बात है, तुम अग्रीमेंट को फॉलो कर लो। अग्रीमेंट नहीं बनाया फिर लॉ ने तुम्हारे लिए सोल्यूशन निकाला है, लॉ बोलेगा चलो अप्लाई करो फर्स्ट शेड्यूल को, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज पीपल, कहा थे अपन, यस पार्टनर। पार्टनर क्या रहता है मैम, यार कुछ भी पार्टनर मतलब एलएलपी में पार्टनर रहेगा, हमको पता है, ठीक है पार्टनर। नेक्स्ट इज स्मॉल एलएलपी। अभी देखो स्मॉल एलएलपी का कांसेप्ट क्या है। स्मॉल एलएलपी मतलब छोटी वाली एलएलपी, ऐसी एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन कम है, जिसका टर्नओवर कम है। कंट्रीब्यूशन मींस वन काइंड ऑफ कैपिटल बोल सकते हैं, इसमें कैश भी आ जाएगा, इसमें प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, मतलब जो पार्टनर्स लेके आते हैं एलएलपी ओपन करने के टाइम पे दैट इज कंट्रीब्यूशन। और टर्नओवर क्या रहता है, सेल्स वाला फिगर रहता है, रेवेन्यू वाला फिगर रहता है, दैट इज टर्नओवर। जिसका कंट्रीब्यूशन कम है, जिसका टर्नओवर कम है, उसको अपन स्मॉल एलएलपी मान लेंगे। अगर एलएलपी को दर्जा मिल गया ना स्मॉल एलएलपी का, वो बहुत खुश हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्मॉल एलएलपी को ना और कम प्रोविजन अप्लाई करना पड़ता, बार बार फीस का पेमेंट नहीं करना पड़ता, बार बार रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ता। तो स्मॉल एलएलपी के बहुत सारे फायदे हैं, कोई भी एलएलपी खुश हो जाएगी अगर उसको स्मॉल एलएलपी का दर्जा मिल गया तो। अभी क्या है स्मॉल एलएलपी, जिसका कंट्रीब्यूशन कम है या फिर उतना है, कितना 25 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 40 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो दो लिमिट को मुझे बताओ। देखो कंट्रीब्यूशन जो है, जो कैपिटल है वन काइंड ऑफ, वो 25 लाख चलता, 25 लाख के अंदर होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट उसके ऊपर नहीं चलता, फिर तुम स्मॉल एलएलपी का दर्जा नहीं ले सकते। और जो टर्नओवर है वो 40 लाख चलता, 40 लाख से कम होना चाहिए बट उसके ऊपर नहीं चलता, फिर तुम स्मॉल एलएलपी का दर्जा नहीं ले सकते। अभी जो 40 लाख की लिमिट है तुम कैसे चेक करोगे, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की चेक करोगे, मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर की चेक करोगे। और कहां से चेक करोगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। नाउ द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी ये बनाया जाता है सिर्फ एलएलपी के केस में, पार्टनरशिप के केस में भी नहीं और कंपनी के केस में भी नहीं, ये सिर्फ बनाया जाता है एलएलपी के केस में। दिस इज वन काइंड ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, ओके, जो एलएलपी के केस में बनाया जाता है। इसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख जितना होना चाहिए, फिर 40 लाख से कम होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं चलता। आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट ये 25 लाख की जो लिमिट है इसको बढ़ा के 5 करोड़ कर सकती है, ये जो 40 लाख की लिमिट है इसको बढ़ा के 50 करोड़ कर सकती है। लेकिन ये दोनों फिगर तुम्हारे लिए अभी कुछ काम की है नहीं, तुमको बस दो फिगर को याद रखना है, 25 लाख 40 लाख, 25 लाख 40 लाख, 25 लाख 40 लाख, ठीक है, समझ में आ गया। कंट्रीब्यूशन 25 लाख, जो टर्नओवर है वो 40 लाख, दैट्स इट। नेक्स्ट इज पीपल पार्टनर। पार्टनर सेक्शन 5 पार्टनर के बारे में दिया। देखो कि एलएलपी में कौन पार्टनर बन सकता है, दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, एन इंडिविजुअल और अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो एलएलपी में कौन पार्टनर बन सकता है, एक तो इंडिविजुअल बन सकता है, एक तो बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकती है। इंडिविजुअल मतलब नॉर्मल इंसान, अपन क्या बन सकते हैं, अपन एक एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं। एक इंडिविजुअल, एक इंसान, एक पर्सन एक एलएलपी में पार्टनर बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है। अपन ने ऊपर देखा था बॉडी कॉर्पोरेट में 4 चीजें आती। फर्स्ट क्या है, इंडियन कंपनी, यहाँ पे दिया देखो कंपनी इंडिया। दूसरा क्या था, कंपनी आउटसाइड इंडिया, कंपनी आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया, ये आ जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट में। मतलब यही क्या बन सकते हैं, एक एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म नहीं दिया है, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म एक एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकती, एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकती। यहाँ पे सिर्फ ये कवर्ड है, कंपनी इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इन इंडिया, एलएलपी आउटसाइड इंडिया एंड इंडिविजुअल, दैट्स इट। सो दे कैन बी पार्टनर इन अ एलएलपी। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी पार्टनर इन एलएलपी। लेकिन देखो ये इंडिविजुअल को पार्टनर बनना अलाउड नहीं है। कौन से, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड बाय कोर्ट, अगर वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो चुका है कोर्ट की तरफ से, मतलब वो पागल घोषित हो चुका है कोर्ट की तरफ से, तो वो एक एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। सेकंड इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल व्यक्ति, जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है, जिसके असेट्स कम है। अगर कोर्ट की तरफ से कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है और अनडिस्चार्ज मतलब उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया कोई चीज का,
किसी का भी लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया, उसको बोलते हैं अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अपना यहाँ पे लॉ बोल रहा है, देखो जो कंगाल व्यक्ति है तुम उसको क्यों पार्टनर बना रहे हो एलएलपी में, वहां पे तो उसने पैसे डुबा दिया, तुम्हारे भी पैसे डुबा देगा, इसलिए एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पार्टनर नहीं बन सकता एलएलपी में। नेक्स्ट इज ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। यहाँ पे भी देखो एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट बन चुका है, इंसॉल्वेंट बन चुका है, उसका एप्लीकेशन कोर्ट में भी जा चुका है, लेकिन अभी तक कोर्ट ने सुनवाई नहीं दिया, जजमेंट नहीं दिया, मतलब उसको फाइनली डिक्लेयर नहीं किया इंसॉल्वेंट। मतलब व्यक्ति इंसॉल्वेंट तो बन चुका है, एप्लीकेशन भी कोर्ट में जा चुका है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं आई, अभी तक डिक्लेरेशन नहीं आया कोर्ट की तरफ से। ऐसा व्यक्ति भी एक एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यार वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो ही चुका है, ऑलरेडी कंगाल बन चुका है, क्यों ही उसको पार्टनर बनाना एलएलपी में, ऐसे पे लॉ बोल रही है। तो देखो एक एलएलपी में पार्टनर कौन बन सकता है? इंडिविजुअल बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है, इंडिविजुअल बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है, लेकिन इंडिविजुअल 3 केसेस में नहीं बन सकता। अगर वो अनसाउंड माइंड है मतलब पागल है तो, अगर उसको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है मतलब कंगाल हो चुका है तो, या फिर उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है तो, ये 3 केसेस में वो पार्टनर नहीं बन सकता। नेक्स्ट इज पीपल मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर सेक्शन 6। अभी इसको समझना, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? यहाँ पे 2 पार्टनर्स तो मिनिमम होने चाहिए, एटलीस्ट होने चाहिए। मैम 2 से ज्यादा रह सकते हैं क्या? ऑब्वियसली रह सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 2 पार्टनर्स तो होना चाहिए। सही बात है, अगर एक ही पार्टनर अगर बिजनेस कर रहा है तो जाके ओपीसी ओपन कर लो, जाके सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर लो, क्योंकि एलएलपी के लिए तो 2 पार्टनर्स होना जरूरी है। अगर यहाँ पे एक ही पार्टनर बिजनेस कर रहा है, अगर एक ही पार्टनर बिजनेस कर रहा है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, अगर एक ही पार्टनर बिजनेस कर रहा है फॉर मोर देन 6 मंथ्स, फिर वो शैल बी पर्सनली लायबल फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी, फिर वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अपने लॉ ने अपने को सीधा सीधा बोला यहाँ पे 2 पार्टनर्स तो होना चाहिए। अगर तुम ओवर स्मार्टनेस दिखा रहे हो और एक ही पार्टनर पूरी एलएलपी को चला रहा है 6 महीने से ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। पर्सनली लायबल का मतलब है उसकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। अगर यहाँ पे एलएलपी की कोई लायबिलिटी है, समझ के चलो कोई 10 लाख का लोन है और एलएलपी के पास सिर्फ 5 लाख रुपए है, तो हो सकता है उसको पर्सनली अपनी असेट बेच के, अपनी कैश, पर्सनल कैश यूज करके उसको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे और जो भी एलएलपी की लायबिलिटी है उसको चुकाना पड़ेगा। इन शॉर्ट उसको घर से पैसा लाना पड़ेगा। वैसे तो एलएलपी के केस में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती, लेकिन अगर तुमने ओवर स्मार्टनेस दिखाया ना, अगर एक ही पार्टनर फॉर मोर देन 6 मंथ्स अगर काम कर रहा है ना, मतलब तुमने यहाँ पे रूल्स को फॉलो नहीं किया। अगर तुमने रूल्स को फॉलो नहीं किया ना, फिर तुम्हारी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी। तुमको ऐसा हो सकता है कि अपनी पर्सनल असेट को बेच के पैसा चुकाना पड़ेगा। दिस इज पर्सनली लायबल। अपनी पर्सनल असेट को बेच के, अपनी पर्सनल कैश को यूज करके पैसा चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पीपल डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकती है। डेजिग्नेटेड पार्टनर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। हु इज डेजिग्नेटेड पार्टनर? एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनर होता है जो सिर्फ एलएलपी में अपॉइंट होता है। ये पार्टनर का काम क्या रहता है? लीगल मैटर को, जो भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी कानून की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करना। मैम जैसे कि आरओसी के पास प्रॉपर्ली रिटर्न फाइल करना, अगर कोई नोटिस आई है गवर्नमेंट की तरफ से तो उसका प्रॉपर्ली रिप्लाई देना, जो भी आरओसी के पास जो भी काम रहता है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करना पड़ता है, कुछ भी हो सकता है, रिटर्न फाइल करना पड़ता है, नोटिस का रिप्लाई देना पड़ता है, कोई भी काम हो सकता है गवर्नमेंट के रिलेटेड, लॉ के रिलेटेड, तो उसको करना पड़ेगा। दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर को करना पड़ेगा। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए अपना लॉ बोलता है एवरी एलएलपी शैल हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर तो होना चाहिए एलएलपी में। दिस इज कंपलसरी कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए और उसमें से एक होना चाहिए हु आर इंडिविजुअल एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, उसमें से एक रेसिडेंट होना ही चाहिए। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? रेसिडेंट का मतलब होता है जो व्यक्ति, जो पर्सन इंडिया में रह रहा है फॉर नॉट लेस देन 120 डेज, मतलब मिनिमम 120 डेज वो इंडिया में रहना चाहिए इन द फाइनेंशियल ईयर। दैट इज अ रेसिडेंट पर्सन। थोड़ा लॉजिकली सोचो, तुमने डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट किया, बहुत अच्छी बात है। अगर वो पार्टनर आउट ऑफ इंडिया रह रहे तो साल भर वो इंडिया में है ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया रह रहे, यार गवर्नमेंट कुछ नोटिस भेजेंगी, कोई तो चाहिए ना उसका रिप्लाई देने वाला, कोई तो चाहिए ताकि वो प्रॉपर्ली देख सके रिटर्न फाइल हो रहे कि नहीं हो रहे, प्रॉपर्ली हर नोटिस का रिप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लॉ के रिगार्डिंग अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे कि नहीं निभा रहे, ऐसा कोई तो देखने वाला चाहिए ना। इसलिए बोला गया है तुम उसमें से एक रेसिडेंट तो होना चाहिए, एक पार्टनर रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट का मतलब है नॉट लेस देन 120 डेज, मतलब मिनिमम 120 डेज इन फाइनेंशियल ईयर वो इंडिया में रहना चाहिए, वो इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज पीपल, अभी देखो बहुत लॉजिकल बात बोला है, यहाँ पे बोला है इफ ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट, फिर क्या होगा? अपन ने यहाँ स्टार्टिंग में देखा था कि पार्टनर कौन बन सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकती है। अभी थोड़ा सोच के देखो कि ये 2 कंपनी है, ठीक है, और एक एलएलपी है, इन तीनों ने मिलकर ना एक एलएलपी बनाया, ठीक है, ये तीनों पार्टनर है, 2 कंपनी पार्टनर है और एक एलएलपी पार्टनर है, इन तीनों ने मिलकर एक एलएलपी बनाया।
अभी इस केस में फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे होगा, ये तो इंडिविजुअल नहीं है ये लोग, फिर क्या होगा, यहाँ पे जो एलएलपी है ना उसको एक पार्टनर को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कंपनी है ना उनको नॉमिनी को अपॉइंट करना पड़ेगा, फिर अपने हाथ में अग्रीमेंट करेंगे, प्रॉपर्ली हर चीज डिसाइड करेंगे और डेजिग्नेटेड पार्टनर बन जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तो फॉलो होना चाहिए कि हर एक एलएलपी में 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए। All the partners are body corporate or in which one or more partners are individual and body corporate. At least 2 individual who are partner of such LLP or nominees of such body corporate shall be designated पार्टनर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अपने क्या पढ़ा, सेक्शन 11 में अपन ने पढ़ा मैम कि दो डेजिग्नेटेड पार्टनर हर एक एलएलपी में होना चाहिए और उसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? 120 डेज मिनिमम वो इंडिया में रहना चाहिए। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। वेरी 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 इजी टॉपिक और ये भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। अगर जो लोगों ने कंपनीज एक्ट में सारे फीचर्स को पढ़ा होगा तो उनके लिए टॉपिक बहुत इजी जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज एक्ट के फीचर्स है वो इसमें से, मैंने तुमको पहले बताया था व्हाट इज एलएलपी। कुछ फीचर्स कंपनी के उठा लिए, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप के उठा लिए और एलएलपी को बना दिया। तो देखो, परपेचुअल सक्सेशन कहाँ का फीचर है? कंपनी का। सेपरेट लीगल एंटिटी कहाँ का फीचर है? कंपनी का। म्यूचुअल एजेंसी ये कंसेप्ट दिया है पार्टनरशिप में, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। चलो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। यार हमको पता है एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये अलग से दिया है सेक्शन 3 में दैट एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। और बच्चों थोड़ा याद करो यार, मैम आप बार बार पीछे क्यों लेके जाती हो, तो थोड़ा सुनो। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट में यहाँ पे क्या दिया है? एलएलपी रजिस्टर्ड इन इंडिया। यहाँ पे भी बताया है बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में दैट एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। यार अगर डेफिनेशन में बता दिया, सेक्शन 3 में बता दिया, तो फीचर भी वो बन गया ना। समझ में आया क्या? सो एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इट वाज क्वाइट सिंपल। नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन। अब इसका मतलब समझना। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। एलएलपी का कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होता है। एलएलपी को फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से और किसी के जाने से। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर कोई पार्टनर इंसेनिटी हो जाता है, मतलब पागल हो जाता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, उससे एलएलपी को फर्क नहीं पड़ता। एलएलपी अपना बिजनेस करते ही रहेगी। तो एलएलपी को फर्क नहीं पड़ता किसी के आने से या किसी के जाने से, बिकॉज एलएलपी इज अ परपेचुअल सक्सेशन। वो एक लॉ की प्रोसीजर से बनी है, खत्म भी लॉ की प्रोसीजर से होगी। पार्टनर के आने से और जाने से एलएलपी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता। नेक्स्ट इज पीपल सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल का मतलब होता है लॉ। क्या होता है? लॉ। लॉ की नजरों में जो पार्टनर्स है और जो एलएलपी है वो अलग अलग है। क्या है उनका? दोनों का अलग का एग्जिस्टेंस है। लॉ की नजर में वो दोनों अलग पर्सन है। एलएलपी भी अलग है और पार्टनर्स भी अलग है। अब इसका मतलब क्या है? अगर एलएलपी की कुछ लाइबिलिटी रहती है, अगर एलएलपी लॉसेस में जाती है, तो कोई भी पार्टनर से पैसा नहीं मांग सकता, वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि लॉ की नजर में एलएलपी अलग है और पार्टनर अलग है। अगर एलएलपी कुछ नुकसान कर देती है, कुछ लाइबिलिटी आ जाती है, तो पार्टनर्स के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएंगी। पार्टनर्स को सिर्फ उतना ही पैसा देना है जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था, वो एज अ कैपिटल देंगे। जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था वो एज अ कैपिटल देंगे, उतना ही पैसा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल, इसने प्रॉमिस किया था मैं 10 लाख रुपए दूंगा, इसने प्रॉमिस किया था मैं 15 लाख रुपए दूंगी, इसने प्रॉमिस किया था मैं 15 लाख रुपए दूंगा, तो उनको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। उसके ऊपर उनसे 1 रुपया भी नहीं मंगाया जा सकता। बिकॉज एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लॉ की नजर में दोनों क्या है? अलग अलग है। सो सेम चीज यहाँ पे दी है। The LLP as a separate legal entity is liable to the full extent of its asset, but liability of the partner is limited to their agreed contribution। जो मैंने अभी बताया, उनकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी? एग्रीड कंट्रीब्यूशन, मतलब जितना उन्होंने कैपिटल एग्री किया है कि मैं इतना कैपिटल दूंगा, उतनी उनकी लाइबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। मतलब करता कोई और है, भरता कोई और है। करता कोई और है और भरता कोई और है, दैट इज म्यूचुअल एजेंसी। ये पार्टनरशिप एक्ट का कंसेप्ट है। पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता था? अगर एक पार्टनर कोई फ्रॉड करता है, कुछ गलत हरकतें करता है, तो बाकी के पार्टनर्स भी लाइबल हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे एलएलपी क्या बोलता है पता है? एलएलपी बोलता है नहीं नहीं नहीं, म्यूचुअल एजेंसी हमारे एलएलपी में लागू नहीं होगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। नो पार्टनर इज लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ द अदर पार्टनर्स। इसका मतलब यहाँ पे है नो म्यूचुअल एजेंसी। अगर ये पार्टनर फ्रॉड करता है, कुछ गलत हरकतें करता है, कोई ट्रांजैक्शन पे सिग्नेचर कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए था, तो बाकी के पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे। उसके लिए सिर्फ ये पार्टनर लाइबल रहेगा और एलएलपी लाइबल रहेगी, लेकिन बाकी के पार्टनर्स लाइबल नहीं रहेंगे। दिस इज नो म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब देखो कितना फायदा है एलएलपी का। एक पार्टनर की गलती की वजह से बाकी के पार्टनर्स को भुगतना नहीं पड़ेगा, लॉसेस को बियर नहीं करना पड़ेगा। सो no partner is liable on account of independent or unauthorized action of other partners. Thus, individual partner are shielded from joint liability created by another partner's wrongful business decision or misconduct. अगर उसने कुछ फ्रॉड किया, मिसकंडक्ट किया, गलत काम किया, तो बाकी के पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे। नो वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय एक्ट। बाइंड मतलब जिम्मेदार नहीं बनेंगे। बाइंड का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार नहीं बनेंगे।
नेक्स्ट इज एलएलपी अग्रीमेंट। ये चीज अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, रिटन अग्रीमेंट होती है जिसमें सारे क्या रहते हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रहते हैं। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स विद इन द एलएलपी आर गवर्न्ड बाय एन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ये अपन ने स्टार्टिंग में देखा था। अगर तुम अग्रीमेंट में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताते हो उसको फॉलो कर लो। अगर तुमने अग्रीमेंट में नहीं बताया तो क्या एप्लीकेबल हो जाएगा, फर्स्ट शेड्यूल एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे सेम चीज दिए देखो, द एलएलपी एक्ट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू पार्टनर टू डिवाइस एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस। अपने हिसाब से म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को डाल दो और उसको फॉलो करो। In the absence of any such agreement, the mutual rights and duties shall be governed by the provision of LLP Act. अगर तुमने अग्रीमेंट में कुछ नहीं डाला, फिर जो भी हमें प्रोविजन में दिया है वो फॉलो हो जाएगा। मतलब फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहे हो, इंडायरेक्टली किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेम चीज बोल रहे हैं, अग्रीमेंट में बता दो, नहीं बताया तो हम तुम पे एप्लीकेबल कर देंगे क्या, फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। लीगल का मतलब क्या होता है, लॉ। मतलब एलएलपी एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लॉ ने बनाया है, जिसको लॉ ने बनाया है। जैसे ही एलएलपी रजिस्टर हो जाती है वो एक अलग व्यक्ति बन जाती है, एक अलग पर्सन बन जाती है। एज अ पर्सन वो सारे ट्रांजेक्शन कर सकती है, जैसे कि मैं परचेस कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ, लोन ले सकती हूँ, लोन दे सकती हूँ। उसी तरीके से एलएलपी भी सारे काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि लॉ ने इसको पर्सन माना है भाई, लॉ ने इसको पर्सन माना है। ये अपने जैसे नेचुरल पर्सन नहीं है, बट ये आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसको लॉ ने बनाया है। LLP is an artificial legal person because it is created by legal process and is called with all the rights of the individual. It can do anything which any natural person can do. देखो, जो अपन एज अ पर्सन कर सकते हैं, व्यक्ति कर सकते हैं, उसी तरीके से LLP भी हर एक काम कर सकती है। परचेस कर सकती है, सेल कर सकती है, लोन ले सकती है, लोन दे सकती है, एग्रीमेंट मेंटर कर सकती है, हर एक काम कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन सील। नेक्स्ट इज कॉमन सील। देखो ये रहता है कॉमन सील, ये रहता है कॉमन सील। LLP में जो पार्टनर्स है ना वो भी सिग्नेचर कर सकते हैं हर एक डॉक्यूमेंट पे। इसका मतलब यहाँ पे LLP में कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है। अपना लॉ बोलता है तुमको कॉमन सील रखना है अपने लिए तो रख लो, नहीं रखना है मत रखो। तो यहाँ पे कोई चीज कंपलसरी नहीं है, अगर कॉमन सेल रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। फिर नॉर्मल पार्टनर क्या करेंगे, सिग्नेचर कर देंगे, डॉक्यूमेंट ऑथराइज हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम ये सील यूज करते हो ना कॉमन सील, तो ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास होना चाहिए। यहाँ पे दिया है इट शैल रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ सम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल। रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास होना चाहिए एंड इट शैल बी अफिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर ये सील कोई भी डॉक्यूमेंट पे लग जाएगी, अगर तुमने यूज किया, इसको अफिक्स किया, तो वहां पे 2 पार्टनर्स मौजूद होने चाहिए, वहां पे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। मतलब ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे ये कॉमन सील लग गई, तो ये कॉमन सील जब लगा रहे थे ना तो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर वहां पे मौजूद होने चाहिए, तो ये प्रॉपर मानी जाएगी। ठीक है। सबसे पहली बात तो क्या कॉमन सील होना कंपलसरी है, नहीं है। यहाँ पे सेम चीज ये देखो, LLP being an artificial person can act through its partner and designated partners. LLP may have a common seal if it decides to. Thus, it is not mandatory for the LLP to have a common seal. Mandatory नहीं है, रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। Next is limited liability. Very important feature of LLP. Limited liability. जैसे कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी हुआ करती थी, वैसे ही LLP की रहती है लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब अगर LLP लॉसेस में जा रही है, बहुत ज्यादा लाइबिलिटी है, तो तुम पार्टनर से पैसा नहीं मंगा सकते, पार्टनर्स के एसेट्स बेची नहीं जाएंगी, पार्टनर्स को घर से पैसा नहीं लेके आना पड़ेगा। उनकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है, मतलब जितना उन्होंने कैपिटल लाने का वादा किया था, बस उतनी उनकी लाइबिलिटी रहेगी। सो एवरी पार्टनर ऑफ LLP is for the purpose of the business of LLP, the agent of the LLP, but not for the other partners. The liability of the partner will be limited to their agreed contribution. मतलब जितना उन्होंने वादा किया था कि मैं इतना कैपिटल लाऊंगा, बस उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी, उसके ऊपर नहीं रहेगी। सच कंट्रीब्यूशन में भी टेंजिबल और इनटेंजिबल नेचर और बोथ, मतलब असेट्स भी हो सकती है, कैश भी हो सकता है, कोई भी असेट्स हो सकती है। ठीक है। तो दिस इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंसेप्ट कि पार्टनर्स को घर से अपना पैसा नहीं लेके आना पड़ेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना नहीं पड़ेगा, जितना उन्होंने वादा किया था मैं कैपिटल लाऊंगा या लाऊंगी, उतना ही उनको पैसा देना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अभी देखो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है यार, मैनेज कौन करेगा बिजनेस को, ऑब्वियसली सब पार्टनर्स मिलके करेंगे। तो यहाँ पे दिया है द पार्टनर इन द LLP आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस। परचेज करना है, सेल करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, अग्रीमेंट में एंटर करना है, सब मिलके काम करेंगे। लेकिन लीगल कंप्लायंसेस को, मतलब लॉ के रिलेटेड काम को कौन संभालेगा, बट ओनली द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस। मतलब लॉ के कंप्लायंसेस, मतलब रिटर्न फाइल करना या फिर ROC को कोई चीज का पेमेंट करना, नोटिस का रिप्लाई देना, ये सारी चीजें लीगल चीज हो जाती है, लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कानून की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसलिए बोला गया है 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तुम्हारे LLP में होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने पार्टनर्स है, अपन ने स्टार्टिंग में देखा था मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होना चाहिए और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द पार्टनर्स इन द LLP, कितने भी रह सकते हैं अपनी मर्जी। नेक्स्ट इज बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुमको पैसा कमाना है, अगर तुमको बिजनेस करना है तो ही LLP को ओपन करो। तुमको दान धर्म करना है, चैरिटेबल वर्क करना है, सोसाइटी का भला करना है, तो तुम
एलएलपी को ओपन नहीं कर सकते, फिर जाके सेक्शन 8 कंपनी ओपन करो, जाके एनजीओ ओपन करो। लेकिन अगर तुमको दान धर्म करना है, तुम एलएलपी का बिजनेस ओपन ही नहीं कर सकते। अगर तुमको प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, तो ही तुम एलएलपी को ओपन कर सकते हो। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मिंग एलएलपी इज कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस। हाँ, लॉफुल बिजनेस भी होना चाहिए, इलीगल बिजनेस मत करो। उसके बाद विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट होना चाहिए। एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पस। चैरिटेबल बिजनेस तुम फॉर्म नहीं कर सकते। दान करना, धर्म करना, पुण्य कमाना, अच्छे कर्मा करना है तो जाके सेक्शन 8 कंपनी ओपन करो या फिर एनजीओ ओपन करो, ऐसा पे लॉ बोल रहा है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन एंड कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। ये दोनों कंसेप्ट कहां से लिया इन्होंने? कंपनी से लिया है। इन्वेस्टिगेशन मतलब वन टाइप ऑफ रेड बोल सकते हैं अपन, एक्जैक्टली रेड नहीं, बट तुमको ना आसानी से तुम लिंक कर पाओगे। वन टाइप ऑफ रेड रहता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि पर्टिकुलर एलएलपी फ्रॉड कर रही है, कुछ गलत काम कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एक पर्सन को अपॉइंट कर सकती है, उसको बोलेगी जा और एलएलपी में जाके अकाउंट्स को चेक कर, परचेस बुक को चेक कर, सेल्स बुक को चेक कर, सारी चीजों को अच्छे से चेक कर और देख फ्रॉड कहां पे हो रहा है। अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी शक है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करवा सकती है? इन्वेस्टिगेशन करवा सकती है। The central government shall have the powers to investigate the affairs of the LLP by appointment of competent authority for the purpose. उसके बाद कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट क्या है? ये भी कंपनी का फीचर है। एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर एंड अमालगमेशन ऑफ एलएलपी शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। मर्जर मतलब दो एलएलपी अगर साथ में आके बिजनेस कर रही है, ये भी अलाउडेड है, लेकिन सारे प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। एक एलएलपी दूसरे एलएलपी को एक्वायर कर रही है, ये भी अलाउडेड है। ऐसे सारी अरेंजमेंट, सारी चीजें अलाउड है, लेकिन प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पीपल कन्वर्जन इनटू एलएलपी। अभी देखो, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म को अगर एलएलपी बनना है, वो बन सकती है। अपन ने क्या पढ़ा था? शेड्यूल 2 में पढ़ा था। अगर कोई प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में बनना है तो शेड्यूल 3 को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना है तो शेड्यूल 4 फॉलो करना पड़ेगा। आपने सारी चीजें देखा था, सेम चीज बोल रहा है, ये अलाउडेड है, ये अलाउडेड है। देखो, अ फर्म, अ प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वुड बी अलाउडेड टू बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। बस सारे प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। और इसके प्रोविजंस कहां पे दिए हैं? शेड्यूल 2 में दिए हैं, शेड्यूल 3 में दिए हैं, शेड्यूल 4 में दिए हैं। देखो यार, मैं तुमको एक बार बता देती हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुमको हर चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये देखो बेटा, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, सारी चीजें दी है ना। तो वही बोल रहे वो, तुम कन्वर्ट कर सकते हैं, बस प्रोविजन को फॉलो करो। नेक्स्ट इज यस, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी देखो यार, अगर किसी को एलएलपी बनाना है, रजिस्टर करवाना है, तो सारे डॉक्यूमेंट को ना ई फाइलिंग करनी पड़ती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करनी पड़ती है। मतलब अभी ना हर चीजें मोस्टली ऑनलाइन होता है। कहां पे डॉक्यूमेंट को फाइल करना पड़ेगा? www.mca.gov.in, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाके लॉगिन करना पड़ता है। तुम हर एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे जाके फाइल कर सकते हो, मतलब एलएलपी फाइल कर सकती है। नेक्स्ट इज फॉरेन एलएलपी। अपन ने कंसेप्ट ऑलरेडी देख लिया। फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या होता है? ऐसी एलएलपी जो बाहर रजिस्टर्ड है, लेकिन जिसका बिजनेस, जिसका ऑफिस कहां पे? इंडिया में है। अपन ने एग्जांपल लिखा था जॉन एलएलपी। जॉन एलएलपी, ये एलएलपी कहां पे बेटा? ये यूएसए में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसने क्या किया? बिजनेस यहाँ पे ओपन किया, मतलब ये फॉरेन एलएलपी बन जाएंगी। ठीक है, सो foreign limited liability partnership as a limited liability partnership firm incorporated and registered outside India which establishes a place of business within India. Foreign LLP can become a partner in an Indian LLP. Yes, वो बन सकती है, क्योंकि अपने पहले ही देखा पार्टनर कौन बन सकता है LLP में? मैम, बॉडी कॉर्पोरेट बन सकती है। तो यार फॉरेन LLP क्या है? वन काइंड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट तो है। क्या है? वन काइंड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट तो है। नेक्स्ट इज पीपल इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। मतलब अगर तुमको अपने न्यू एलएलपी बनाना है, एलएलपी को रजिस्टर करवाना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या है, उसके स्टेप्स क्या है, ये दिया है सेक्शन 11 में। फर्स्ट इज 2 और मोर पर्सन एसोसिएटेड फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू प्रॉफिट। देखो, इसमें सारे फीचर्स आ गए। 2 और मोर पर्सन होना चाहिए तो ही एलएलपी बन सकती है। उसके बाद लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, और तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए प्रॉफिट कमाना, क्योंकि अपन ने फीचर में देखा था अगर तुमको दान धर्म करना है तो तुम एलएलपी नहीं बना सकते। शायद सब्सक्राइब मतलब सिग्नेचर करेंगे टू एन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इसका मतलब 2 और मोर पर्सन जो भी पार्टनर बन जाएंगे एलएलपी में, वो सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, सिग्नेचर करेंगे सारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पे। अभी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच मैनर विद सच फीस मे बी प्रिस्क्राइब विद द रजिस्टर ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी इज सिचुएटेड। फिर क्या करेंगे? जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसको फाइल किया जाएगा, प्रॉपरली फीस का पेमेंट किया जाएगा, प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। जो भी स्टेट में तुमको एलएलपी बनाना है, उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंट को फाइल करना पड़ेगा। उस स्टेट के रजिस्ट्रार के पास ये सारे डॉक्यूमेंट को फाइल करना पड़ेगा। अभी व्हाट आर दिस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट? कौन से रहते हैं इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट? अब इसको ध्यान से समझना। फर्स्ट इज, देखो एक ट्रिक बताती हूँ। फर्स्ट क्या है? स्टेट द नेम ऑफ द एलएलपी, मतलब एलएलपी का नाम आ जाएगा। उसके बाद स्टेट द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द एलएलपी, जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है एलएलपी का, उसका एड्रेस आ जाएगा। तो एक पॉइंट किसका हो गया? नाम का। दूसरा पॉइंट एड्रेस का। थर्ड पॉइंट सुनना, नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर्स हु आर टू बी पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी। फिर से नाम बताना है, एड्रेस बताना है, किसका? पार्टनर्स का।
उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्संस हु आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, फिर बताना है फिर से नाम और एड्रेस किसका, डेजिग्नेटेड पार्टनर का। यार 4 पॉइंट तो इसमें हो गए अपने। फर्स्ट क्या है, नाम बता दो किसका, एलएलपी का, एड्रेस बता दो एलएलपी का, फिर नाम और एड्रेस बताओ पार्टनर का, फिर नाम और एड्रेस बताओ डेजिग्नेटेड पार्टनर का, नाम बताओ एलएलपी का, एड्रेस बताओ एलएलपी का, नाम और एड्रेस बताओ पार्टनर का, नाम और एड्रेस बताओ डेजिग्नेटेड पार्टनर का। नेक्स्ट इज पीपल स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस, जो भी तुम बिजनेस ओपन करने वाले हो, ट्रेडिंग का बिजनेस हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, जो भी तुम्हारा बिजनेस है। अपन ने बिजनेस की डेफिनेशन ऊपर देखा था, ट्रेड आ सकता, ऑक्यूपेशन आ सकता, प्रोफेशन आ सकता, कोई भी चीज आ सकती है। तो जो भी तुम्हारा प्रपोज्ड बिजनेस है, प्रपोज मतलब जो फ्यूचर बिजनेस तुम्हारा रहने वाला है, उसको बता दो, उसको शो कर दो। एंड सच अदर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रपोज्ड एलएलपी एज में भी प्रिस्क्राइब, या फिर कोई और इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार मांगती है वो इंफॉर्मेशन को भेजना पड़ेगा। अभी समझना, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ ना और एक चीज भेजनी पड़ती है, दैट इज स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड। स्टेटमेंट टू बी फाइल्ड ये रहता है वन काइंड ऑफ डिक्लेरेशन। क्या रहता है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब गारंटी, वन काइंड ऑफ गारंटी वाला स्टेटमेंट रहता है। किसको देना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने हेल्प किया एलएलपी बनाने में। देखो जो एलएलपी का बिजनेस करते हैं, जो पार्टनर्स है, वो बिजनेसमैन रहते हैं, उनको बिजनेस चलाना आता है। उनको ये नहीं पता कि एलएलपी को रजिस्टर कैसे करवाते हैं, उनको ये नहीं पता कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। दे आर बिजनेसमैन, दे आर नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन। ओके, सो यहाँ पे एक पर्सन कोई तो हेल्प करता है एलएलपी को बनाने के लिए। तो जो एलएलपी बनाने में हेल्प करता है वो कौन हो सकता है, एक तो एडवोकेट हो सकता है, क्योंकि लॉयर को आता है यार कौन सा फॉर्म फिल करना, उसको लॉ पता है, उसको लॉ के बारे में जानकारी है। उसके बाद सीएस हेल्प कर सकता है, या फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प कर सकता है, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट कर सकता है। ये चारों में से तुम किसी को भी अपॉइंट कर सकते हो अपने एलएलपी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो इनको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और किसको देना पड़ेगा, बाय एनीवन हु सब्सक्राइब द नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, मतलब एक पार्टनर को देना पड़ेगा, एक पार्टनर को देना पड़ेगा। तो जिसने हेल्प किया तुमको एलएलपी बनाने में, कौन करता है, सीए करता है, या फिर एडवोकेट करता है, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, या फिर सीएस करता है। और उसके साथ एक पार्टनर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, किस चीज का, किस चीज का, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयरअंडर हैव बीन कंप्लाइड विद, कंप्लाइड मतलब फॉलो कर दिया। जो जो रिक्वायरमेंट इस एक्ट के अंदर बताई गई है, हमने सारी चीजों को फॉलो किया है, इस चीज की गारंटी देना पड़ेगा, इस चीज का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, इस चीज का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट क्या है, ऊपर बताया कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, ऊपर बताया गया है कि उसमें से एक रेसिडेंट होना चाहिए, 120 डेज इंडिया में रहना चाहिए। ये क्या है यार, ये सब रिक्वायरमेंट है ना एक्ट की, सभी तो रिक्वायरमेंट है। तो जो जो अपन ने बेटा अभी तक ऊपर पढ़ा, ये सारी चीजें क्या है, सब रिक्वायरमेंट है। तो आपने को क्या करना है, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये रिक्वायरमेंट हमने फॉलो किया है, जो जो तुमने एक्ट के अंदर बताया हमने सारी चीजों को प्रॉपर्ली किया है, इस चीज का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, गारंटी देना पड़ेगा। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज अभी देखो, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव व्हिच ही नोज टू बी फॉल्स, मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रहा है कोई व्यक्ति, कोई सीईओ हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, फिर कोई कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, या फिर जो एक पार्टनर है उसको पता है, ये जो बता रहा है ना बातें, ये जो बता रहा है बातें वो झूठी बात है, क्या है, झूठी बात है, या फिर मैं जो बता रहा हूँ वो सच नहीं है। अगर उसको पता है तो यहाँ पे क्या है, देखो उसको पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा, उस पर पनिशमेंट हो जाएगी विद इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल हो जाएगी। जेल कितनी हो सकती है, 2 साल तक की जेल हो सकती है, मैक्सिमम 2 साल तक की जेल हो सकती है। एंड का मतलब क्या है, उसके साथ जेल तो होगी बट पेनल्टी का पेमेंट भी करना पड़ेगा, पैसों का पेमेंट करना पड़ेगा। कितना, विद अ फाइन नॉट लेस देन 10,000, मतलब मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 5 लाख तक जा सकती है। मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 5 लाख रुपीस, और जेल हो सकती है 2 साल की। तो देखो यार, जेल किसको हो सकती है, जेल यहाँ पे सीए को भी हो सकती है, एडवोकेट को भी हो सकती है, कॉस्ट अकाउंटेंट को भी हो सकती है। इसका मतलब जो पर्सन हेल्प कर रहा है ना इनको एलएलपी बनाने के लिए, उसको भी जेल हो सकती है। क्यों, क्योंकि तुमने झूठी बातें किया। यहाँ पे वर्ड क्या है, यहाँ पे वर्ड क्या है, नोज टू बी फॉल्स, मतलब तुमने झूठी बातें किया, तुमने हमको गलत इंफॉर्मेशन बताई, तो तुमको जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है लॉ किसके ऊपर, ये प्रोफेशनल पर्सन के ऊपर, कि हमको सच्ची बातें बताओ, हमको झूठी बातें मत बताओ। ये पार्टनर तो ऐसा कर ही सकता है बट तुम ऐसे मत करना। क्यों, क्योंकि हम तुमसे डिक्लेरेशन मांग रहे हैं, हम तुमसे वन काइंड ऑफ गारंटी मांग रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज पीपल, देखो अगर तुमने सारी चीजें एकदम प्रॉपर्ली दिया, तुमने ये इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट दे दिया, तुमने डिक्लेरेशन दे दिया, हर चीज को प्रॉपर्ली फॉलो कर दिया, तो क्या होगा, रजिस्ट्रार तुम्हारे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर देगी विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर देगी और तुमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। रजिस्टर द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एंड गिव्स अ सर्टिफिकेट दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरइन। सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नाउ दिस सर्टिफिकेट इज लाइक अ बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे अपना बर्थ होता है, अपने को बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरीके से अगर एलएलपी यहाँ पे रजिस्टर हो जाती है, रजिस्टर उसका बर्थ हो जाता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, जो कौन प्रोवाइड करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। नेक्स्ट इज पीपल, देखो द रजिस्ट्रार में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड अंडर क्लॉज सी। क्या दिया था क्लॉज सी में, यहाँ पे आ जाओ, देखो ये दिया था क्लॉज सी में, ये स्टेटमेंट
ये बोलना चाह रहे हैं अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट आता है ना क्लॉज सी का, मतलब ये प्रोफेशनल पर्सन ने कोई स्टेटमेंट दिया और वन सब्सक्राइबर ने हमको स्टेटमेंट दिया कि हमने सारी चीजों को फॉलो किया है, तो ये एक सफिशिएंट एविडेंस रहेगा, ये सफिशिएंट प्रूफ रहेगा कि तुमने सारी चीजों को सही में फॉलो किया है। देखो, एज अ सफिशिएंट एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट इंपोज्ड बाय क्लॉज ए दैट सबसेक्शन हैज बीन कंप्लाइड विद। इसका मतलब पता है क्या कर रहे हैं, वो रजिस्टर का काम कम कर रहे हैं। ये प्रूफ बता रहे कि हाँ हमको स्टेटमेंट मिल गया, मतलब ये प्रूफ रहेगा। इसका मतलब क्या पता है, अगर बाद में पता चला ना कि तुमने फॉलो नहीं किया तो तुमको सीधे सजा हो जाएगी। ये अपना काम कम करवा रहे, रजिस्टर का काम कम करवा रहे, ये लोग समझ में आ रहा है क्या? सर्टिफिकेट इशूड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी साइंड बाय रजिस्टर एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द कॉमन सील। उस पे सिग्नेचर। देखो यार कितनी नॉर्मल सी बात है यार, अगर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हो तो उनकी सील तो रहेगी और उनकी सिग्नेचर तो रहेगी। ये कितनी नॉर्मल सी बात है। देखो कुछ भी बातें देते हैं यहाँ पे, वो क्या बोल रहे हैं, सिग्नेचर रहेगी, फिर बोलते हैं कॉमन सील रहेगी। अरे कॉमन सील होना ही चाहिए, तो ही वो एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट रहेगा। सील के बिना, प्रॉपर सिग्नेचर के बिना कोई डॉक्यूमेंट ऑथराइज हो सकता है क्या? सर्टिफिकेट ऑथराइज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब ये जो सर्टिफिकेट तुम्हारे पास मिल गया ना, वो एक एविडेंस रहेगा, वो एक प्रूफ रहेगा। कंक्लूसिव मतलब फाइनल, लिख लो आप, कंक्लूसिव मतलब फाइनल प्रूफ रहेगा। किस चीज का? कि अभी ना एलएलपी बन चुकी है, एलएलपी रजिस्टर हो चुकी है। इसका मतलब तुम अभी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ये क्या रहेगा? कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा कि एलएलपी बन चुकी है, एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और एलएलपी अपना बिजनेस कर सकती है। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज पीपल अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरइन। इसको ध्यान से समझना। देखो हर एक एलएलपी के पास ना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। देखो एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इस रजिस्टर्ड ऑफिस पे सारे लेटर्स आते हैं, सारी लीगल नोटिसेस आते हैं जो गवर्नमेंट भेजते हैं या फिर जो रजिस्ट्रार भेजती है। मतलब कोई भी अगर नोटिसेस इनको भेजना है, कोई भी इंफॉर्मेशन भेजना है, तो वही रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजते हैं। इसलिए भी बोला गया है कि एलएलपी के पास ना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। एवरी एलएलपी शैल हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू व्हिच ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस, देखो लीगल नोटिसेस हो सकती है, रजिस्ट्रार भेज सकती है, गवर्नमेंट भेज सकती है, कोई भी भेज सकता है। तो जो भी कम्युनिकेशन, जो भी नोटिसेस है, मे बी एड्रेस एंड वेयर दे शैल बी रिसीव्ड। किसके पास? रजिस्टर्ड ऑफिस के पास आ जाएगी सारी नोटिसेस। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एलएलपी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद a document may be served on the LLP or a partner or a designated partner thereof by sending it by post under the certificate of posting, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी पोस्ट भेज सकते हो, या फिर इन एनी अदर मैनर। इन एनी अदर मैनर मतलब अभी तो ऑनलाइन हो चुका है तो ईमेल भी जा सकता है। यहाँ पे बात बोली जा रही है कि देखो जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, उनके पास लेटर कैसे जा सकते हैं, पोस्ट कैसे जा सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर कोई और अदर मैनर के थ्रू भी जा सकते हैं। व्हाट इज दिस सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग? अगर मैं कोई लेटर भेज रही हूँ यहाँ पे एलएलपी को, रजिस्टर्ड ऑफिस पे कोई लेटर भेज रही हूँ, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? मैं जब पोस्ट ऑफिस में जाऊंगी तो वो मुझे एक सर्टिफिकेट देते। नाउ दिस सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ कि मैंने पोस्टिंग कर दिया, मैंने पोस्ट भेज दिया। अगर फ्यूचर में जाके ये एलएलपी मुझे क्वेश्चन करती है कि तुमने ये पोस्ट क्यों नहीं भेजा, तुमने नोटिस क्यों नहीं भेजा, तो मैं उनको प्रूफ दिखा सकती हूँ, देखो ये सर्टिफिकेट देखो, मैंने पोस्ट भेजा था। सो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज लाइक अ प्रूफ कि मैंने पोस्ट भेज दिया। तो बहुत जगह पे सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इसलिए यूज होती है ताकि अगर फ्यूचर में कोई क्वेश्चन करे ना तो अपने पास ना एविडेंस रहना चाहिए कि देखो मैंने पोस्ट भेजा था। सो दिस सर्टिफिकेट इज लाइक अ प्रूफ। ओके, नेक्स्ट इज पीपल एलएलपी में चेंज द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल अ नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अगर एलएलपी को फ्यूचर में जाके अपना ऑफिस चेंज करना है तो वो चेंज कर सकती है, वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, अलाउड है। लेकिन इस न्यू रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। क्यों? अगर फ्यूचर में नोटिस कुछ आती है, फ्यूचर में कुछ कम्युनिकेशन आता है तो न्यू वाले ऑफिस पे आ जाएगा। उसके बाद if a LLP contravenes any of the provision of this section, the LLP and its every partner shall be liable to a penalty of 500 each day during which the default continues subject to maximum of 50,000। अगर LLP ही इस वाले सेक्शन के कोई भी प्रोविजन को फॉलो नहीं करती, एग्जांपल उन्होंने क्या किया, रजिस्टर्ड ऑफिस बनाया ही नहीं, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करने के बाद रजिस्ट्रार को बताया नहीं, मतलब तुमने यार रूल्स को फॉलो नहीं किया, रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया। अगर तुम कोई भी प्रोविजन को फॉलो नहीं करते हो तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। कितनी? 500 पर डे, 500 पर डे। जब तक तुम गलती कर रहे हो, जब तक तुम डिफॉल्ट को कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब अगर तुमने रजिस्टर्ड ऑफिस ओपन नहीं कर दिया ना, फटाफट से ओपन कर दो, ठीक है। मैक्सिमम कितनी पेनल्टी रहेगी? 50,000 रहेगी। और ये जो पेनल्टी है ना 500 टू एवरी पार्टनर है, मतलब अगर 3 पार्टनर है तो 1500 पेनल्टी हो जाएगी, 4 पार्टनर है 2000 पेनल्टी हो जाएगी। एवरी पार्टनर पे ये पेनल्टी है, सब पे अलग अलग पेनल्टी चार्ज होगी। लेकिन मैक्सिमम कितनी है? 50,000 है, 50,000 रहेगी मैक्सिमम वाली पेनल्टी। तो देखो हर एक एलएलपी को कितना जरूरी है रजिस्टर्ड ऑफिस मेंटेन करना, और अगर एड्रेस चेंज किया है तो बताना प्रॉपर्ली। आर यू गेटिंग? दिस इज कंपलसरी। नेक्स्ट इज पीपल इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 14। बहुत ही सिंपल, थोड़ा सोच के देखो यार, आज एलएलपी बन चुकी है,
वो बिजनेस करेगी तो क्या कर सकती है मैम, कितना सिंपल है, अगर एलएलपी बन चुकी है मतलब अब वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी, वो परपेचुअल सक्सेशन बन जाएगी, वो अपना बिजनेस कर पाएगी। सेम चीज यहाँ पे दिया देखो, फर्स्ट इज ऑन रजिस्ट्रेशन द एलएलपी शैल बाय इट्स नेम बी कैपेबल ऑफ, मतलब एलएलपी अपने नाम पे, नेम मतलब अपने नाम पे क्या क्या कर सकती है, सुइंग एंड बीइंग स्यूड मतलब एलएलपी खुद के नाम पे किसी और पे केस फाइल कर सकती है या फिर कोई और एलएलपी पे सीधा केस फाइल कर सकता है। क्यों? बिकॉज एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिकॉज एलएलपी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट में लॉफुली डू एंड सफर, मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट जो जो काम कर सकती है वो एलएलपी कर सकती है। ऑब्वियसली अगर अभी एलएलपी रजिस्टर हो चुकी है मतलब वो परचेज कर सकती है, वो सेल्स कर सकती है, वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है, वो हर एक ट्रांजैक्शन कर सकती है, कस्टमर को सेल कर सकती है गुड्स, उनके साथ एग्रीमेंट मेंटर कर सकती है, हर एक चीज कर सकती है। यहाँ पे दिया है डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट, मतलब हर एक काम कर सकती है जो एक बॉडी कॉर्पोरेट कर सकती है वो एलएलपी कर पाएगी। उसके बाद एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग, डेवलपिंग, डिस्पोजिंग, डिस्पोजिंग का मतलब होता है सेल करना, एक्वायरिंग का मतलब होता है परचेज करना, मतलब एलएलपी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है, होल्ड कर सकती है, सेल कर सकती है, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी हो वो अपने नाम पे परचेज कर सकती है, सेल भी कर सकती है। उसके बाद हैविंग अ कॉमन सेल इफ इट डिसाइड्स टू हैव वन, अगर यहाँ पे एलएलपी को खुद के पास कॉमन सेल रखना है वो रख भी सकती है। अपने फीचर ऊपर पढ़ा था कि अगर एलएलपी को चाहिए कॉमन सेल वो कॉमन सेल रख सकती है, नहीं चाहिए तो नहीं रखेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इट डिसाइड्स टू हैव वन, उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। तो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जैसे ही एक एलएलपी रजिस्टर हो जाएगी वो ये सारे काम कर पाएगी, मतलब हर एक चीज कर पाएगी। नेक्स्ट इज पीपल, सेक्शन 15। अभी ना तुमको ये सेक्शन लर्न करना है। इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन है ना, इंस्टीट्यूट ने हमेशा ऐसे बताया नहीं, नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम ऐसे नहीं बताया, उन्होंने बताया एज पर सेक्शन 15 बताओ, एज पर सेक्शन 16 बताओ। तो एटलीस्ट तुमको 3 से 4 सेक्शन लर्न करने, कौन से सेक्शन 15 लर्न करो, सेक्शन 16 करो, उसके बाद ये वाला भी तुमको लर्न होना चाहिए, चेंज इन द नेम ऑफ एलएलपी सेक्शन 17, ठीक है। ये 3 सेक्शन को अच्छे से करके जाओ, फिर तुमको इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से जमेंगे कॉन्फिडेंटली। सो पीपल, फर्स्ट इज सेक्शन 15, ये क्या बात करता है, फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि एलएलपी जैसे ही बन जाएगी ना, एलएलपी के नाम के आगे क्या होना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए और एलएलपी होना चाहिए शॉर्ट फॉर्म में, ये कंपलसरी है। जो जो एलएलपी आज इंडिया में है ना उसके नाम के आगे क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या फिर एलएलपी है। जैसे कि एग्जांपल राधिका एलएलपी, राधिका एलएलपी आ गया, ये एलएलपी वर्ड, तो ये ऐसा होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। No LLP shall be registered by a name which in the opinion of the central government is undesirable. यहाँ पे बोला गया है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में, मतलब उसके हिसाब से कोई नाम अगर अनडिजायरेबल है, सही नहीं है, तो एलएलपी रजिस्टर नहीं हो पाएगी। अभी मैम ये क्या है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, लिस्ट बना के देती है रजिस्ट्रार को कि देखो एलएलपी के नाम के अंदर ना ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए, अगर तुम्हारे एलएलपी के नाम के अंदर अगर वो वर्ड्स पाए गए तो तुम रजिस्टर नहीं हो पाओगे, रजिस्टर नहीं हो पाओगे। अभी कौन से नाम रह सकते हैं, जैसे ना सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहती तुम्हारे एलएलपी के अंदर कोई ऐसा नाम हो जिससे तुम लिंकेज दिखा रहे हो गवर्नमेंट के साथ। एग्जांपल देखो, भारत गवर्नमेंट एलएलपी, नाम से क्या समझ में आ रहा है, भारत गवर्नमेंट एलएलपी। अगर कोई व्यक्ति ऐसी एलएलपी का नाम रखेगा तो सबको क्या लगेगा कि अरे गवर्नमेंट से लिंक है, गवर्नमेंट से लिंक है। आर यू गेटिंग? देखो, भारत गवर्नमेंट एलएलपी, तो अपना लॉ बोलता है ऐसी चीजें अलाउड नहीं है, दिस इज अनडिजायरेबल एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट रूल, ये अलाउड नहीं है। और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं चाहिए तुम कोई रिलीजन को प्रमोट करो, कोई अगर एलएलपी है, एग्जांपल मुस्लिम एलएलपी, मुस्लिम एलएलपी, हिंदू एलएलपी, मराठा एलएलपी, क्या कर रही है, एक रिलीजन को बढ़ावा दे रही है। ऐसे नाम भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं, वो भी अनडिजायरेबल है। क्यों? क्योंकि तुम कोई रिलीजन को प्रमोट कर रहे हो, तुम्हारे नाम के अंदर कोई वल्गर वर्ड है या फिर कोई रिलीजन को तुम प्रमोट कर रहे हो, गवर्नमेंट से लिंकेज दिखा रहे हो, ऐसी चीजें अलाउड नहीं है और तुम रजिस्टर नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट इज और आइडेंटिकल, या फिर तुम्हारा नाम पूरी तरीके से सेम नहीं होना चाहिए, किससे, कोई दूसरी एलएलपी से, कोई दूसरी कंपनी से या फिर कोई दूसरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। देखो ट्रेडमार्क से भी, कोई ट्रेडमार्क अगर रजिस्टर्ड है उससे भी सेम नहीं होना चाहिए। या फिर टू नियरली रिसेंबल्स, मतलब उसके आसपास भी नहीं होना चाहिए, पूरा सेम भी नहीं होना चाहिए और आसपास भी नहीं होना चाहिए दूसरी एलएलपी से, दूसरी कंपनी से, दूसरे रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। एग्जांपल समझना, आइडेंटिकल का एग्जांपल क्या है, मेरी एलएलपी का नाम है राधिका एलएलपी, अभी कोई दूसरी एलएलपी है वो रजिस्टर कर रही है सेम नाम से, राधिका एलएलपी, मतलब सेम नाम हो जाएगा ये तो। आर यू गेटिंग? या फिर दूसरा क्या है, टू नियरली रिसेंबल्स, मतलब एकदम सेम नहीं लगना चाहिए, सेम, लगभग सेम नहीं होना चाहिए। एग्जांपल, अब मेरी एलएलपी का नाम है राधिका एलएलपी, कोई दूसरा एलएलपी ओपन कर रहा है राधिका एलएलपी, देखो सेम है लेकिन क्या है, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2 ए, बस इतना डिफरेंस है। ये क्या हो गया, टू नियरली रिसेंबल्स हो गया, ये तो पूरा आसपास वाला नाम हो गया, कुछ चेंज है ही नहीं एज सच। तो ऐसा अगर तुम्हारा नाम सेम रहा या फिर आसपास नाम रहा तो क्या होगा, तुम्हारी एलएलपी रजिस्टर नहीं हो पाएगी, तुमको नाम थोड़ा सा चेंज तो यार रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेक्शन 15,
नेक्स्ट इज पीपल सेक्शन 16। देखो पढ़ने के पहले ना इसका मीनिंग समझो। क्या तुम अपने नाम का रिजर्वेशन करवा सकते हो? मतलब इसकी बुकिंग करवा सकते हो। क्या रिजर्वेशन क्या रहता है? बुकिंग करवाना। मतलब क्या तुम अपने नाम की बुकिंग करवा सकते हो? बिल्कुल करवा सकते हो। एग्जांपल मेरी एलएलपी का नाम है राधिका एलएलपी। मैंने सोचा यार बहुत बड़ा बिजनेस ओपन करूंगी, एलएलपी ओपन करूंगी, हम 2-3 लोग मिलकर एलएलपी को ओपन करते हैं, ठीक है। तो मेरी एलएलपी का नाम क्या है? राधिका एलएलपी, ठीक है। अभी देखो मुझे ना डर है कि यार ये एलएलपी का नाम कोई चुरा लेगा तो। अभी ना मुझे थोड़ा सा टाइम है अभी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, थोड़ी चीजें हर चीज अरेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम है, लेकिन मुझे डर भी है कोई अगर सेम नाम से एलएलपी को ओपन कर दे तो भाई मैं क्या करूंगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ पता है? इस एलएलपी का नाम रिजर्व करवा सकती हूँ, मतलब बुकिंग कर सकती हूँ। मैं जाऊंगी रजिस्ट्रार के पास और बताऊंगी उनको कि मुझे ना एक एलएलपी ओपन करना है जिसका नाम क्या रहेगा, जिसका नाम क्या रहेगा? राधिका एलएलपी रहेगा। मुझे फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्म में उनको हर चीज बताना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रार को सही लगता है कि मैंने ना हर चीज को फॉलो किया है, मतलब मेरा ना जो नाम है वो अनडिजायरेबल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, टू नियरली रिसेंबल्स नहीं है, अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि राधिका ने यार हर एक चीज को फॉलो किया है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगी पता है? ये एलएलपी से मेरे नाम को रिजर्व कर देगी, मतलब बुकिंग कर देगी। दिस इज सेक्शन 16। अभी यहां से पढ़ते देखो। अ पर्सन में अप्लाई इन सच फॉर्म एंड मैनर अकम्पनीड बाय सच फीस। देखो भाई फीस का तो पेमेंट करना पड़ेगा। टू द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन ऑफ द नेम इन द एप्लीकेशन, द नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी। मतलब मैं बिजनेस अगर ओपन करने वाली हूं, न्यू बिजनेस ओपन करने वाली हूं, अगर मैं उसका नाम दे रही हूं तो ये आ जाएगा फर्स्ट वाले पॉइंट में, द नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी, ठीक है। और द नेम टू विच द एलएलपी प्रपोजेस टू चेंजेस इट्स नेम, या फिर एलएलपी बिजनेस पहले से कर रही है बट उसको नाम चेंज करना है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं दिस इज फॉर न्यू एलएलपी एंड दिस इज फॉर एग्जिस्टिंग एलएलपी, ओके। अगर कोई न्यू एलएलपी बनने वाली है उसको नाम प्रोवाइड करना है, ये फर्स्ट वाले पॉइंट में आ जाएगा। अगर कोई एलएलपी ऑलरेडी बन चुकी है उसको अपना नाम चेंज करना है, ये सेकंड वाले पॉइंट में आ जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? फिर क्या करेगी वो? रजिस्ट्रार के पास भेज देगी प्रॉपर्ली। अगर रजिस्ट्रार इफ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड सब्जेक्ट टू द रूल्स प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी बात कर रहे हैं? ये वाले रूल्स की। अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, टू नियरली रिसेंबल्स नहीं होना चाहिए। अगर उनको लगता है कि राधिका ने हर चीज एकदम प्रॉपर्ली दी है, फिर वो मेरा नाम रिजर्व कर देंगे। वो जो नाम रिजर्व किया वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? वो वैलिड रहेगा 3 महीने के लिए। देखो यहाँ पे दिया है रिजर्व द नेम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन बाय द रजिस्ट्रार। तो जो नाम है वो 3 महीने के लिए रिजर्व हो जाएगा, उसकी बुकिंग हो जाएगी। मेरा जो नाम है वो 3 महीने के लिए उसकी बुकिंग हो जाएगी, वो रिजर्व हो जाएगा, ओके। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू, तुम लोगों को समझ में आ चुका है। सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट कि नाम के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट अगर तुमको अपने नाम की बुकिंग करवाना है, रिजर्वेशन करवाना है, तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है। बहुत सिंपल है, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, न्यू नाम को बताना पड़ेगा और उसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी, अगले 3 महीने के लिए वो वैलिड रहेगा, ओके। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी सेक्शन 17। अब इसको समझना, लास्ट वाला कंसेप्ट है, दैट इज सेक्शन 17 चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। एक स्टोरी फॉर्मेट में समझाऊंगी, फिर अपन टेक्स्ट को रीड करेंगे। एकदम स्टोरी फॉर्मेट में अच्छे से समझना, तुमको हर चीज समझ में आ जाएगी। अभी देखो मैं और मेरे साथ कुछ पार्टनर्स मिलकर हम ओपन करते हैं राधिका एलएलपी। क्या ओपन करते हैं? राधिका एलएलपी। कुछ सालों बाद क्या होता है, हमको पता चलता है कि एक एलएलपी है जो सेम नाम से ओपन हुई है, दैट इज राधिका एलएलपी। सिर्फ हमारे नाम में एक ए है, उनके नाम में 2 ए है, ठीक है। तो हमने बोला यार ये तो हमारा नाम चुरा रही है, ये एलएलपी हमारा नाम चुरा रही है। तो यहाँ पे लॉ ना हमारे पास एक राइट देता है। लॉ बोलता है तुम जा सकते हो, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि देखो इस वाले एलएलपी ने हमारे वाले एलएलपी का नाम चुराया, ऑलमोस्ट सेम नाम है, ऐसा तुम बोल सकते हो जाके। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? प्रॉपरली चेक करेगी कि हाँ क्या सही में इन्होंने नाम चुराया या फिर गलती से हो गया, पर क्या नाम सेम है, चेक करेगी। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि हाँ इनका नाम ऑलमोस्ट सेम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है ये न्यू वाले एलएलपी को कि अपना नाम चेंज कर दो अगले 3 महीने में, अपना नाम चेंज कर दो अगले 3 महीने में फटाफट से, ऐसा ऑर्डर पास करती है। तो देखो यहाँ पे दिया है द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट सच एलएलपी टू चेंज इट्स नेम और अ न्यू नेम विद इन द पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डायरेक्शन। 3 महीनों के अंदर ये न्यू वाले एलएलपी को अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारा नाम चुराया या फिर गलती से सेम नाम हो गया। आर यू गेटिंग? तो इनके पास 3 महीने है नाम चेंज करने के लिए। आगे दिया गया है अगर ये न्यू एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मान लेती है और अपने नाम को चेंज कर देती है तो क्या होगा, ये दिया है सेकंड वाले पैराग्राफ में। अगर ये न्यू एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानती है और अपना नाम चेंज नहीं करती है तो क्या होगा, ये दिया है थर्ड वाले पैराग्राफ में। समझ में आया क्या? अभी पहले सेकंड वाले पैराग्राफ को समझते हैं। अभी देखो इनको ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि अपना नाम चेंज कर दो, 3 महीनों के अंदर चेंज कर दो, ठीक है। फिर क्या हुआ, इन्होंने अपना नाम चेंज भी कर दिया। एग्जांपल समझ के चलो, इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया पायल एलएलपी। क्या किया? पायल एलएलपी नाम को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे बताया गया है कि इस वाले एलएलपी को क्या करना पड़ेगा,
15 डेज के अंदर न्यू नाम बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, मतलब रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि देखो पहले हमारा नाम राधिका एलएलपी था, अभी हमारा नाम क्या है, पायल एलएलपी है। और वो भी बताना पड़ेगा कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था इसलिए हमने हमारा नाम चेंज किया। कितने दिन के अंदर, 15 डेज के अंदर बताना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा, इनको न्यू सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा और सर्टिफिकेट में क्या नाम रहेगा, पायल नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा, पायल, मतलब न्यू वाला नाम रहेगा। जैसे इनके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा फिर ये क्या करेंगे, 30 डेज के अंदर, अगले 30 डेज के अंदर अपने अग्रीमेंट में चेंज ला लेंगे। एलएलपी अग्रीमेंट रहता है तो ये क्या करेंगे, एलएलपी अग्रीमेंट में चेंज ला लेंगे अगले 30 दिन के अंदर। दिस इज द प्रोसीजर, बहुत सिंपल है। फिर से सुनना, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन पे ऑर्डर पास कर दिया कि 3 महीने के अंदर अपने नाम को चेंज कर दो, ठीक है। फिर उन्होंने अपने नाम को चेंज कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर इनको 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा कि हमने हमारे नाम को चेंज कर दिया है। फिर रजिस्ट्रार क्या करेगी, इनको सर्टिफिकेट इशू कर देगी। फिर जैसे सर्टिफिकेट आ जाता है इनको 30 दिन के अंदर, अगले 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, इनको अग्रीमेंट में चेंज लाना पड़ेगा। सेम चीज देखो सेकंड वाले पैराग्राफ में, देखो यहां से रीड करते हैं। Where a LLP change its name and obtain a new name under subsection, it shall be within a period of 15 days from the date of such change. Give notice of the change to the registrar. ये रजिस्ट्रार को नोटिस दे देंगे अगले 15 दिन में कि देखो हमने हमारे नाम को चेंज कर दिया है, along with the order of central government। और ये ना साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर भी भेजेंगे रजिस्ट्रार के पास। उसके बाद who shall carry out necessary changes in the certificate of incorporation, मतलब रजिस्ट्रार क्या करेगी, अब इनको न्यू सर्टिफिकेट दे देगी, नाम में चेंज कर देगी। उसके बाद एंड विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर एलएलपी क्या करेगी, अपने एलएलपी अग्रीमेंट में चेंजेस ला लेगी। क्या करेगी, एलएलपी अग्रीमेंट में चेंजेस ला लेगी। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज, अभी देखो ये जो एलएलपी है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि 3 महीने के अंदर अपने नाम को चेंज कर दो, इन्होंने फिर भी नहीं किया। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, फिर क्या होगा, फिर क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही इनके नाम को चेंज कर देगी। मतलब इनको कोई ऑप्शन दिया ही नहीं जाएगा, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट इनके नाम को चेंज कर देगी, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेगी। और फिर बाद में रजिस्ट्रार क्या करेगा, न्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नाम डिसाइड किया, और इनको सर्टिफिकेट इशू सीधा हो जाएगा। मतलब इनसे पूछा भी नहीं जाएगा कि नाम क्या रखना है। इनके पास 3 महीने दिए गए थे, अगर तुम 3 महीने में नाम को डिसाइड नहीं कर पाए कोई बात नहीं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नाम को डिसाइड कर लेगा, रजिस्ट्रार न्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगी। यहाँ पे सेम चीज दी है। इफ द एलएलपी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंट विद द डायरेक्शन गिवन अंडर सबसेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अलॉट अ न्यू नेम टू द एलएलपी। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही न्यू नाम अलॉट कर देगी, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार शैल एंटर न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ एलएलपी एंड इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट, वो न्यू नाम से इनको सर्टिफिकेट दे देगी, फिर एलएलपी कुछ भी नहीं कर पाएगी, ठीक है। आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू, तुमको क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर कोई क्या करता है, किसी का नाम चुराता है, मिस्टेकली भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, थ्रू इनएडवर्टेंस का मतलब होता है बाय मिस्टेक। अगर बाय मिस्टेक भी अगर कोई एलएलपी दूसरे का नाम चुरा लेती है, या फिर कोई कंपनी का नाम चुरा लेती है, या फिर कोई ट्रेडमार्क का नाम चुराती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऑर्डर पास कर सकता है। अपन यहाँ से एक बार पढ़ते देखो, इज रजिस्टर्ड बाय द नेम विच इज आइडेंटिकल, सेम नाम नहीं होना चाहिए, या फिर टू नियरली रिसेम्बल्स होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट सेम नहीं होना चाहिए, विद अदर एलएलपी और कंपनी और ट्रेडमार्क। 3 वर्ड को याद रखो, विद अदर एलएलपी, विद कंपनी और ट्रेडमार्क, इन तीनों से मैच नहीं होना चाहिए। अगर हो गया और दूसरी वाली कंपनी को समझ में आ गया, यहाँ पे हमको समझ में आ गया था कि हमारा नाम चुराया गया है, फिर हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन कर सकते हैं कि देखो ये हमारा नाम चुरा रहे, हमारा नाम चुरा रहे, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा। ओके, आई होप पीपल दिस इज क्लियर टू यू। इट वाज प्रीटी सिंपल, ये स्टोरी बहुत सिंपल थी। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन। अभी देखो डिफरेंस बिटवीन में बेसिकली क्या है, तुम इसको कैसे याद रख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन में क्या है पता है, जो अपने फीचर्स वाले पॉइंट पढ़ा था ना, जो फीचर्स में पढ़ा था, ऑलमोस्ट सेम पॉइंट कवर है, कुछ भी अलग नहीं है। देखो इसकी ट्रिक याद रखो। फर्स्ट पॉइंट क्या था पे, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज फीचर्स रहते हैं सेम, वन एंड द सेम। देखो क्या है, फर्स्ट बॉडी कॉर्पोरेट था, उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन था, फिर सेपरेट लीगल एंटिटी था, उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी था, ठीक है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन था, उसके बाद क्या था, कॉमन सील था, लिमिटेड लाइबिलिटी था। सेम पॉइंट, एक ये वाला भी पॉइंट है, पार्टनर वाला भी पॉइंट है, सेम पॉइंट यहाँ पे कवर्ड है। डिफरेंस बिटवीन में कुछ भी नहीं है, बस वही पॉइंट को यहाँ पे क्या कर दिया, डिफरेंस बिटवीन में बताया। जैसे देखो क्या बताया, बॉडी कॉर्पोरेट वाला पॉइंट आ गया, इट इज बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। फिर इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर से वो वाला पॉइंट आ गया, परपेचुअल सक्सेशन वाला पॉइंट आ गया, फिर से फीचर आ गया, देखो फिर से लाइबिलिटी वाला क्या आ गया, फीचर आ गया, म्यूचुअल एजेंसी क्या आ गया, फीचर आ गया, कॉमन सील क्या आ गया, फीचर आ गया, उसके बाद फॉरेन पार्टनरशिप क्या है, ये भी फीचर है। तो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स को ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बताया, यहाँ पे नेगेटिव सेंस में बताया। एग्जांपल समझो, यहाँ पे क्या बताया, देखो यहाँ पे बताया
इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पे बताया इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पे बताया इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे बताया इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यहाँ पे बताया कि परपेचुअल सक्सेशन होता है, यहाँ पे बताया कि नहीं होता है। इन शॉर्ट क्या कहा, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बताया, यहाँ पे नेगेटिव सेंस में बताया, तो ऐसे याद रख सकते हो। एंड आई थिंक इट इज प्रीटी सिंपल, आप ये चीज पढ़ सकते हो, बहुत इजी है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको बता दूंगी। आई होप पीपल दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अपन ने हर एक चीज कवर किया, मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट को कवर किया एकदम स्टार्टिंग से, और मैंने ना कम से कम टाइम में हर चीज को कवर करने की कोशिश की है, ताकि आप फटाफट में हर चीज को रिवाइज कर लो। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं जरूर आपको आंसर दूंगी। सो पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। नेक्स्ट वाले लेक्चर के साथ आऊंगी और उसको भी एकदम सुपर फास्ट वे में एकदम रिवाइज कर देंगे हर एक चीज को। सो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। अच्छे से पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंटली करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।